औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लॉ लाइट्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। हमारे प्रोग्राम में माशाल्लाह इंतहाई माया कानूनदान जनाब मलक यासर साहब एडवोकेट हाई कोर्ट तशरीफ़ फरमा है। और आज सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंटली ऑर्डर आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, ये पाकिस्तान की 74 साल अदालती तारीख का सबसे बड़ा फैसला है, जिसमें कानून विरासत के बारे में बताया। ख़वातीन अपनी ज़िंदगी में ही अपनी विरासत का हक ले सकती हैं। जब सरपरस्त प्रॉपर्टी की डेथ हो जाएगी, वालिद या वालदा, उसके बाद उनकी जो बेटियां हैं वो अपनी ज़िंदगी में ही विरासत का दावा करेंगी, अपनी ज़िंदगी में ही अपनी विरासत ले सकेंगी। और उनके मरने के बाद उनकी अगर वो नहीं लेती तो उनकी औलाद, उनके मरने के बाद उनकी औलाद डिमांड नहीं कर सकती। इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं यासर भाई हमारे प्रोग्राम में है। वेलकम जनाब यासर। सर बहुत शुक्रिया वसीम साहब। तो यासर भाई, ये जो आप सुप्रीम कोर्ट का एक नया आ गया फैसला माशाल्लाह, ये लेकिन आज तक इस तरह हुआ नहीं आया कि इस फैसले में आप थोड़ा सा मेरे दोस्त देख रहे हैं और एक आम आवाम का के लिए ये एक टॉपिक है और आम लॉ के स्टूडेंट्स, लॉ के दोस्तों के लिए ये टॉपिक है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए वसीम भाई, फैसले के बारे में अभी बाज़गश्त जो है वो हर तरफ सुनाई दे रही है और ये बात किसी न किसी हद तक हकीकत भी दिखाई देती है, क्योंकि अब ये बात रोज़े रोशन की तरह जो है आया होने लगी। अच्छा, इसके अंदर हर आम पाकिस्तानी और वो ख़वातीन या उनकी औलादें जो ख़वातीन अपनी ज़िंदगी के अंदर वो हिस्सा नहीं ले पाई, उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका है। जैसे कि वसीम भाई आप भी जानते हैं कि हज़ारों या लाखों केसेस ऐसे ज़रूर हैं जो अभी पेंडिंग है, जो इसी बुनियाद पर थे कि मरने वाली खातून की जो वारसान थे उन्होंने उनके जो भाई थे या उनकी विरासत का हिस्सा उनसे मांगा। अब उनके डिसीजन के ऊपर ये किस तरह से अफेक्ट करती है, क्या क्या मसले मसाइल ये नए खड़े कर देती है। देखिए, सबसे पहले वसीम भाई बात देखने की ये होती है कि कोर्ट्स आर द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर मर्द के मरने के बाद उसके वारसान के अंदर उसका हिस्सा तकसीम किया जा सकता है, तो औरत के मरने के बाद उसका हिस्सा क्यों तकसीम नहीं किया जा सकता? ये अब देखना पड़ेगा। जब डिटेल जजमेंट हमारे पास आएगी तो उसके अंदर आएगी कि उसके अंदर क्या टर्म्स एंड कंडीशन और क्या ज़ाब्ते जो हैं ऐसे बताए गए हैं जिसके तहत उन फंडामेंटल राइट्स को भी कवर अप किया गया है या नहीं किया। अदरवाइज हम जो कोर्ट का डिसीजन है उसके ऊपर क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि जो कोर्ट का डिसीजन है, आफ्टर डिसीजन जो है हम उसके ऊपर बातचीत भी कर सकते हैं। आप मुझसे इसे बात जानते हैं। तो जी, इसमें यासर भाई बात यह है कि ये 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच है। जस्टिस अता उमर बंदियाल साहब हैं और उनके साथ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं। इन्होंने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि कानून विरासत के अंदर कि बहनें जो हैं या बेटियां, अब उनके वालिदैन की डेथ हो जाती है, उनके वो प्रॉपर्टी का जो ऑनर है, अगर वो अपनी ज़िंदगी में नहीं डिमांड करती अपने भाइयों से या अपनी विरासत का दावा फाइल नहीं करती, दावे का भी वर्ड यूज किया गया है, तो वो केस फाइल नहीं करती, अपना हिस्सा नहीं लेती, और उनके वो जब वो खवातीन की डेथ हो जाएगी, उनकी आगे से औलाद डिमांड नहीं करेगी, दावा नहीं कर सकती। ये तो इस दावा में जो मजीद थोड़ा सा क्या यानी कि कानून में अब क्या कोई गुंजाइश नहीं रही। वसीम साहब देखिए, ये अगर जजमेंट है 3 रुकनी बेंच की तो ये चैलेंज भी हो सकती है, रिवोक भी हो सकती है। ये इस तरह है कि अगर एक मर्द है वो अपने भाइयों से, अपने बाप से अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं मांगता, जो उसके वारसन है, क्या उसकी जिंदगी के बाद भी बाप से या उसके भाइयों से हिस्सा नहीं मांग सकते? अगर वो मांग सकते हैं तो फिर औरत के वारसन हिस्सा क्यों नहीं मांग सकते? वो उनके ऊपर केस फाइल क्यों नहीं कर सकते? क्या उनका राइट नहीं है? इस तरह के और इस जैसे मिलते जुलते बहुत सारे सवालों का जवाब अब कानून नाफिज करने वाले इदारों को देना पड़ेगा, और उम्मीद है कि जब डिटेल जजमेंट आएगी तो उसके अंदर बहुत सारे इन सवालों के जवाब भी दिए गए होंगे। बेतहाशा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ये प्रॉब्लम है कि हमारे जो लोअर कोर्ट है वहाँ पे बेतहाशा केसेस पेंडिंग पड़े हैं,
जैसे दादा फौत हो गया, दादे से पहले पोता फौत हो गया, या बेटा पहले फौत हो गया, इस तरह का भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी केस पेंडिंग है कि बेटा पहले फौत हो गया, बाप बाद में फौत हुआ। तो इस्लामिक नुक्ता नज़र से पोते का हिस्सा नहीं बनता। लेकिन ये इसी जजमेंट्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें अब वो जब शरीयत कोर्ट ने फैसला दे दिया कि पोता हिस्सेदार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको फौरी तौर पर उस फैसले को मुअत्तल कर दिया। वो अब तकरीबन सन 2000 की बात है, सन 2000 से अब तक 20 साल हो गए हैं, वो पेंडिंग पड़ा है, अभी वो पोते हिस्से लिए जा रहे हैं। अब एक और नया फैसला आ गया। अब इसमें जो पेंडिंग केस है, जैसे चित्राल की तरफ चले जाएं, ये इधर जेलम और बेतहाशा इस तरह का केसेस पेंडिंग है, इधर हर अदालत में पेंडिंग है। जो पेरेंट्स जिनको हिस्सा ही नहीं मिला था, जिन बहन भाइयों को हिस्सा नहीं मिला, जिन बेटियों को हिस्सा नहीं मिला था, तो कई तो अपने भाइयों से डर रही थी कि हमारा भाई हमें वो मारना दे, हम हिस्सा मांगेंगे, डिमांड करेंगी। अब कुछ तो बहनें दिल से चाहती हैं कि हिस्सा मिले, लेकिन वो भाइयों से डर के मारे नहीं। जब वो इस तरह का ऐसा इशू बन जाता है, वो बाद में डिमांड करती है, उनकी औलाद डिमांड करती है, कोर्ट में दावा फाइल कर देती है, तकसीम जायदाद का दावा करती है, हमारी माँ का हिस्सा हमें दिया जाए। तो अब वो जो क्या ये वाला जो फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आया, उनके ऊपर ये इफेक्टिव होगा आया कि वो जो केस चल रहे हैं, क्या उनका फैसला पहले होगा या कि ये उनके ऊपर लागू हो गया? मेरे ख्याल से तो अगर ये साइटेशन बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से बयान की जा रही है, मीडिया के ऊपर भी इसकी बाज़गश्त है, हमारे जो कानूनी हल्के हैं उसके अंदर भी इसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। अगर ये इसी तरह से है तो फिर जाहिर बात है जो केस चल रहे हैं या जो आगे दायर होने वाले हैं उन सब के ऊपर ये लागू तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जैसा हम समझ रहे हैं एज इट इज वैसा हो। तो उसकी कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन एंड कोई ना कोई लॉजिक तो सुप्रीम कोर्ट ने दी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला जो है वो नहीं कर सकती जिसके अंदर इंसानों के फंडामेंटल राइट्स को निगलेक्ट किया जाता है। इन केस अगर कोई ऐसा फैसला हो जाता है तो 3 रुकनी बेंच से 5 रुकनी बेंच के ऊपर भी जाया जा सकता है, 7 रुकनी बेंच चैलेंज हो जाता है। जब वो चैलेंज होगा तो जब उनकी जो राय आएगी वो फिर बाउंड हो जाएगी, लेकिन क्योंकि अभी इसकी डिटेल कॉपी अभी प्रोवाइड नहीं की गई, इसलिए कुछ भी कहना कबल इस वक्त हो। जी माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच मलिक यासर एडवोकेट हाई कोर्ट। दोस्तों बात यह है कि इंतहाई खूबसूरत बात मेरे भाई ने की है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला कंप्लीट आएगा उसमें कंडीशंस भी दी होंगी, लेकिन एक चीज़ है, ये फैसला एक तरफ से अच्छा भी है। वो कैसे? बहनें जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में अपना हिस्सा लेंगी, जो उनका हिस्सा बनता, बेटी या बहनें जो भी विरासत में से कुछ वो डर के मारे अपने भाइयों से वो डर जाती हैं। अब इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कुछ जिन लोगों ने खवातीन ने अपनी ज़िंदगी में अपना हक इस्तेमाल ना किया, अपना हक ना लिया, तो उनकी औलाद उनके मरने के बाद औलाद भी डिमांड नहीं करेगी। तो इसमें पता चल जाएगा कि दस्तबरदार हुई हैं या नहीं, अपना हक दे दिया या नहीं। तो ये सारा क्लियर होगा। और इस तरह ये भी होगा, और अदालतों के ऊपर जो बोझ पड़ जाता है, अदालतों के ऊपर एक नया प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। माजी की एक 20-20, 50-50, 70-70 साल पुराने केसेस वगैरह एक नया जन्म ले लेते हैं, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन जो केस पेंडिंग पड़े हैं उसमें मेरे भाई ने बड़ी प्यारी बात की है कि वो, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो एक बार ऑर्डर हो जाता है कि वो सभी जो उनके मुतहद अदलियाँ हैं वो इस फैसले में बाउंड होती हैं, और अगर उनसे ऊपर अगर 5 रुकनी फैसला बेंच का फैसला आ जाता है, इसको मुतलवा कर देते हैं, फिर ये बाकी जो लोग उसके मुतहद अदलियाँ उनके ऊपर इफेक्टिव नहीं होगा। अभी तक तो वो इफेक्टिव हो गया है। अब वो जो केस चल रहे हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको वो जितनी जल्दी हो सके उनको वो वाइंड अप करवाएंगे, क्लोज किया जाएगा। और आज अगर जजमेंट आई है तो आज से जितने भी आगे केसेस होने हैं उनको इस पे के मुताबिक अमल कर। अब वो जिस यासर भाई ने कहा है कि जो फैसला आ गया वो जजमेंट पढ़ी जाएगी, उसमें कंडीशंस को देखा जाएगा।